नौकरी, आपका बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि आपके दिमाग में चल रहे विचार, आपको लगता है यह सब आपके फैसले हैं। आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी सोच पर यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत धोखा है। आप सिर्फ एक कठपुतली हैं और आपकी डोरियां एक ऐसे शैडो गवर्नमेंट के हाथ में है जिसका नाम लेने से भी दुनिया डरती है। इल्यूमिनाटी पर उन्होंने यह ताकत कैसे हासिल की कहानी कहती है कि उन्होंने एक डील की थी, एक सौदा किसी ऐसी शक्ति के साथ जो इस दुनिया की नहीं है। इंसानियत की आत्मा के बदले पूरी दुनिया पर राज करने का वादा। आज इतिहास का वह सबसे खौफनाक राज, उस सौदे की हर शर्त खुलने वाली है और आप जानेंगे कि उस सौदे की कीमत सिर्फ वह नहीं बल्कि आप और मैं अपनी आजादी से चुका रहे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चलिए चैप्टर 1 पर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पॉप कल्चर का इल्यूमिनाटी वर्सेस असली इल्यूमिनाटी। जब हम इल्यूमिनाटी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डैन ब्राउन के नोवेल, फिल्में और पॉप स्टार्स की तस्वीरें आती हैं। एक रहस्यमयी कुलसा संगठन। जिम मार्स कहते हैं कि यह असली खतरे को छिपाने के लिए डाला गया एक बहुत ही चालाक पर्दा है। असली इल्यूमिनाटी इससे कहीं ज्यादा पुराना, ज्यादा गहरा और ज्यादा खतरनाक है। यह सिर्फ एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, यह एक एजेंडा है, एक प्लान है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जा रहा है। एक ऐसी दुनिया बनाने का प्लान जहां आपकी और मेरी आजादी सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाएगी। एग्जाम्पल सोचिए, एक भेड़िया है जो भेड़ की खाल पहनकर भेड़ों के झुंड में शामिल हो जाता है। अगर वह भेड़िया खुद ही यह अफवाह फैला दे कि भेड़िए तो मजाकिया और कूल होते हैं, तो कोई भी भेड़ उसे खतरा नहीं समझेगी। पॉप कल्चर का इल्यूमिनाटी वही भेड़ की खाल है। यह हमें असली खतरे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। यह किताब उस खाल को फाड़कर अंदर के असली भूखे भेड़िए का चेहरा दिखाने वाली है। यह उस असली ऑर्डर की कहानी है जिसकी शुरुआत सिर्फ कुछ बागी विचारकों ने की थी, पर जिसका अंत पूरी दुनिया पर कब्जा करने के प्लान पर होता है। चैप्टर 2, एक अच्छे विचार का जन्म। हर बड़ी बुराई की शुरुआत अक्सर एक अच्छे विचार से होती है। बवेरियन इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1 मई 1776 को एडमम वेसहाफ्ट नाम के एक लॉ प्रोफेसर ने की थी और उनका मकसद सुनने में बहुत अच्छा था। वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जो अंधविश्वास, राजाओं के जुल्म और चर्च के कंट्रोल से आजाद हो। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ तर्क, रीजन और ज्ञान, नॉलेज पर चले। नोवस ऑर्डो सेक्लोरोम, अ न्यू ऑर्डर फॉर द एजेस। युगों के लिए एक नई व्यवस्था, यह उनका नारा था। एग्जाम्पल, जैसे आज कोई कहे कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां कोई गरीबी, कोई भ्रष्टाचार और कोई लड़ाई नहीं होगी। यह सुनने में किसे अच्छा नहीं लगेगा। वी शब्द का विजन भी ऐसा ही था। वो इंसानियत को उसकी अपनी बनाई हुई जंजीरों से आजाद करना चाहते थे, पर इस खूबसूरत सपने के पीछे एक खतरनाक सोच छिपी थी। वो यह कि आम इंसान अपने फैसले खुद लेने के काबिल नहीं है। उन्हें गाइड करने के लिए एक छोटे से ज्ञानी इल्यूमिनेटेड लोगों के ग्रुप की जरूरत है। वह मानते थे कि मकसद साधन से ज्यादा जरूरी है। द एंड जस्टिफाई द मीन्स, यानी एक परफेक्ट दुनिया बनाने के लिए अगर झूठ, धोखा और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना पड़े तो वह जायज है। और यहीं से एक अच्छे विचार ने एक खतरनाक रास्ते पर कदम रख दिया। चैप्टर 3, प्रतीकों की खुफिया भाषा। इल्यूमिनाटी खुलेआम काम नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने प्रतीकों, सिंबल की एक खुफिया भाषा बनाई ताकि वह एक दूसरे को पहचान सके और अपने संदेशों को आम लोगों की नजरों के सामने छिपा सकें। उनका सबसे प्रसिद्ध सिंबल आज भी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, द ऑल सीइंग आई इन अ पिरामिड। पिरामिड में बनी सब कुछ देखने वाली आंख। यह सिंबल आपको अमेरिकी $1 के बिल पर मिलेगा। इसका बाहरी मतलब है भगवान सब देख रहा है, पर जिम मार्स के अनुसार इसका असली छिपा हुआ मतलब बिल्कुल उल्टा है।
एग्जाम्पल पिरामिड समाज के हायरार्किकल स्ट्रक्चर का प्रतीक है। नीचे बेस पर हम और आप जैसे आम लोग हैं, भेड़ों का झुंड, और ऊपर कैपस्टोन पर वो आंख है, वो मुट्ठी भर इल्यूमिनेटेड लोग जो सबसे ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। यह भगवान की नहीं, इल्यूमिनेटी की आंख है। उल्लू द ओवल ऑफ मिनीवा उनका एक और प्रतीक था। उल्लू अंधेरे में देख सकता है। यह ज्ञान का प्रतीक है जो आम लोगों से छिपा है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि इल्यूमिनाटी अंधेरे में पर्दे के पीछे से अपना काम करता है। यह सिंबल सिर्फ चित्र नहीं है, यह साइकोलॉजिकल वेपन्स हैं। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लगातार बात करते हैं और हमें अनकॉन्शियसली उनकी ताकत और कंट्रोल को स्वीकार करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। चैप्टर 4 द ग्रेट हाईजैकिंग। इल्यूमिनाटी सिर्फ 5 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था, तो वो इतना ताकतवर कैसे बना? उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटजी अपनाई, हाईजैकिंग। उन्होंने खुद को बड़ा बनाने की बजाय पहले से मौजूद बड़े और प्रभावशाली संगठनों के अंदर घुसपैठ करना शुरू कर दिया, और उनका सबसे बड़ा शिकार बने डी फ्रीमसन फ्री मैसनरी उस समय यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित गुप्त बिरादरी थी। उसके सदस्य समाज के सबसे ताकतवर लोग थे, राजनेता, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक। इल्यूमिनाटी ने फ्री मैसनरी के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी, वी इन द सीक्रेट सोसाइटी बना ली। एग्जाम्पल सोचिए, आपके कंप्यूटर में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फ्री मैसनरी। अब एक हैकर उस एंटीवायरस के अपडेट के बहाने अपना खुद का वायरस आपके कंप्यूटर में डाल देता है। इल्यूमिनेटिंग। एंटीवायरस को लगता है कि वह सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर असल में वायरस उसी का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रहा है। फ्री मैसनरी के निचले लेवल के सदस्यों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर के मास्टर्स अब इल्यूमिनाटी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। फ्री मैसनरी का ग्लोबल नेटवर्क इल्यूमिनाटी का पर्सनल पोस्ट ऑफिस बन गया, जिससे वह अपने क्रांतिकारी आइडियाज को पूरी दुनिया में फैला सकते थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट टेकओवर था। चैप्टर 5 द ग्रैंड प्लान, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इल्यूमिनाटी का आखिरी मकसद क्या था? क्या है? एक शब्द में, कंट्रोल। पूरी दुनिया पर हर एक इंसान पर टोटल कंट्रोल। वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। सुनने में यह अच्छा लग सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई देश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, पर यह एक खूबसूरत पिंजरा है। इस एक विश्व सरकार का कंट्रोल किसी चुनी हुई लोकतंत्र के हाथ में नहीं होगा। इसका कंट्रोल उन मुट्ठी भर इल्यूमिनेटेड इलीट के हाथ में होगा जो खुद को हम भेड़ों को चराने का हकदार समझते हैं। इस प्लान को हासिल करने के लिए उन्होंने एक लॉन्ग गेम खेला है। प्लान है ऑर्डर आउट ऑफ चॉस। ऑर्डर आउट ऑफ चॉस, अराजकता से व्यवस्था। पहले दुनिया में अराजकता फैला, लड़ाइयां करवाओ, समाज को बांटो, और फिर जब लोग उस केओस से थक जाएं और सुरक्षा के लिए भीख मांगने लगे तो खुद को एक मसीहा की तरह पेश करो जो व्यवस्था लाएगा। एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। ओथर का दावा है कि यह सब रैंडम घटनाएं नहीं थी, यह सब इसी ग्रैंड प्लान का हिस्सा थी। यह मैन्युफैक्चर्ड कैओस था ताकि पुराने एम्पायर्स को तोड़ा जा सके और एक नई ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की नींव रखी जा सके। चैप्टर 6 बैंकर, खेल के असली मालिक। मुझे किसी देश का कानून बनाने का कंट्रोल मत दो, बस मुझे उस देश की करेंसी छापने का कंट्रोल दे दो, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून कौन बनाता है। यह कथन रोथचाइल्ड बैंकिंग डायनेस्टी के एक सदस्य का माना जाता है, और यह इल्यूमिनाटी के कंट्रोल के तरीके का सार है। असली ताकत सरकारों के पास नहीं, बैंकर्स के पास है। वो लोग जो पैसा कंट्रोल करते हैं। ओथर का दावा है कि इल्यूमिनाटी ने धीरे धीरे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर कब्जा कर लिया। सेंट्रल बैंक्स जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व उनकी सबसे बड़ी जीत थी। एग्जाम्पल, फेडरल रिजर्व एक सरकारी बैंक नहीं है,
यह प्राइवेट बैंकों का एक कार्टेल है। उसे अमेरिकी सरकार को कर्ज पर डॉलर छापने का अधिकार है। सोचिए, सरकार अपने ही देश की करेंसी को प्राइवेट बैंकों से उधार लेती है और उस पर ब्याज देती है। यह किसका सिस्टम है? जनता का या बैंकों का? यह इंटरनेशनल बैंकर्स लड़ाइयों को फंड करते हैं, दोनों साइड्स को, क्योंकि लड़ाई से देश कर्ज में डूबते हैं और जब देश कर्ज में डूबते हैं तो बैंकर्स और ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। वो देशों की किस्मत का फैसला बंद कमरों में करते हैं। नेता तो सिर्फ उनके पब्लिक फेस हैं। चैप्टर 7, आपके दिमाग पर कब्जा। फाइनेंशियल कंट्रोल सिर्फ एक हिस्सा है। असली और स्थायी कंट्रोल दिमाग पर कब्जा करने से आता है। इल्यूमिनाटी का प्लान है एक ऐसी ग्लोबल आबादी बनाना जो सवाल पूछना भूल जाए, जो सिर्फ वही सोचे, वही चाहे और वही खरीदे जो उसे बताया जाए। इसे मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट कहते हैं और इसके लिए उनके पास बहुत ही ताकतवर हथियार हैं। द मीडिया, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और द एजुकेशन सिस्टम। यह तीनों हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग करने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्रीज हैं। एग्जाम्पल, हॉलीवुड की फिल्में और म्यूजिक वीडियोस वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो आपको एक लाइफस्टाइल बेच रही हैं। कंज्यूमरिज्म खुशी चीजें खरीदने में है। हाइपर सेक्सुअलिटी, यह सब वैल्यूज धीरे धीरे अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हम एक परफेक्ट ओबीडिएंट कंज्यूमर बनते जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम बच्चों को कैसे सोचना है यह नहीं सिखाता, उन्हें क्या सोचना है यह सिखाता है। इतिहास का एक खास वर्जन, साइंस का एक खास वर्जन, यह क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं, आज्ञा पालन, ओबीडियंस को रिवॉर्ड करता है। यह वर्कर्स बनाने की फैक्ट्री है, थिंकर्स बनाने की नहीं। चैप्टर 8, फॉल्स फ्लैग्स, खुद बनाया खतरा। यह इल्यूमिनाटी के प्लेबुक का सबसे खतरनाक और सबसे सिनिकल पन्ना है। द फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यह एक ऐसा हमला या घटना होती है जो लगती तो है कि आपके दुश्मन ने की है, पर असल में उसे आपने ही खुद पर या अपनी ही जनता पर करवाया होता है। क्यों? एक खास मकसद हासिल करने के लिए, जैसे एक युद्ध शुरू करने का बहाना ढूंढने के लिए या आतंकवाद के नाम पर जनता से उनकी आजादियां छीनने वाले सख्त कानून पास करवाने के लिए। यह औदो अब जाओ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले खुद केओस क्रिएट करो और फिर खुद ही ऑर्डर लाने वाले मसीहा बन जाओ। एग्जाम्पल, जिम मार्स कई ऐतिहासिक घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं जिन पर फॉल्स फ्लैग होने का शक किया जाता है, जैसे पर्ल हार्बर पर हमला, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को उसकी पहले से जानकारी थी ताकि उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने का बहाना मिल सके, या 9 नवंबर, जिसके बारे में अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह सब थ्योरीज बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं और मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस इन्हें रिजेक्ट करते हैं। किताब का मकसद इन थ्योरीज को साबित करना नहीं है, इसका मकसद है आपको एक जासूस की तरह सोचना सिखाना। जब भी कोई बड़ी इमोशन घटना हो तो तुरंत ऑफिशियल स्टोरी पर यकीन मत कर लीजिए। हमेशा पूछिए इससे किसको फायदा हो रहा है। चैप्टर 9, आत्मा की डील, तो उस डील का क्या जिसकी बात हमने शुरू में की थी। क्या इल्यूमिनाटी सच में शैतान की पूजा करते हैं? ओथर इस अंधेरे और रहस्यमयी दुनिया में गहरी डुबकी लगाते हैं। वह दिखाते हैं कि इतिहास की कई गुप्त बिरादरियों में लुसिफेरियन या ऑकल्ट तांत्रिक परंपराओं का गहरा प्रभाव रहा है, पर उनका लुसिफर शायद वह शैतान नहीं है जिसे हम जानते हैं। लुसिफर का शाब्दिक अर्थ है लाइट ब्रिंगर, रोशनी लाने वाला। उनके लिए लुसिफर ज्ञान और अहंकार का प्रतीक है, वह ज्ञान जिसे चर्च और समाज ने आम लोगों से छिपा कर रखा। यह भगवान की आज्ञा के खिलाफ इंसान की आजादी का विद्रोह है। एग्जाम्पल, बोहेमियन ग्रोव कैलिफोर्निया की एक जगह है जहां हर साल दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, सीईओ एक साथ इकट्ठा होते हैं और वहां वो एक उल्लू की विशाल मूर्ति के सामने अजीब-अजीब मॉक रिचुअल्स, नकली अनुष्ठान करते हैं, जिनमें क्रिमेशन ऑफ केयर, परवाह का दाह संस्कार भी शामिल है। यह सब क्या है?
क्या यह सिर्फ अमीर लोगों का एक मजाक है, या यह किसी गहरे ओकुलेट बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है? मार्स का मानना है कि टॉप लेवल पर इल्यूमिनाटी का मकसद सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल बैटल भी है। एक ऐसी आत्मा को बनाने की जो खुद को भगवान मानती हो। यह इंसानियत को उसके डिवाइन सोर्स से काटकर एक पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक दुनिया में कैद करने की साजिश है। चैप्टर 10 आज के इल्यूमिनाटी। तो क्या यह संगठन आज भी मौजूद है, और अगर हाँ तो इसके सदस्य कौन है? ओथर कहते हैं कि इल्यूमिनाटी अब शायद अपने ओरिजिनल नाम से काम नहीं करता। वो इवोल्यूशन कर चुका है और वह कई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे से अपना एजेंडा चला रहा है। वो कुछ बहुत ही एग्जीक्यूटिव और ताकतवर ग्रुप्स का नाम लेते हैं। द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस CFR, द ट्राटरल कमीशन और द बिल्डरबर्ग ग्रुप। यह वो थिंक टैंक और क्लब है जहां दुनिया के टॉप पॉलिटिशियन, बैंकर, मीडिया ओनर्स और कॉरपोरेट लीडर्स बंद दरवाजों के पीछे मिलते हैं। एग्जाम्पल, द बिल्डरबर्ग ग्रुप की मीटिंग हर साल एक अलग बहुत ही सीक्रेट जगह पर होती है। वहां क्या डिस्कस होता है यह कभी पब्लिक नहीं किया जाता, पर उन मीटिंग्स में शामिल होने वाले लोग अक्सर कुछ ही समय बाद अपने अपने देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाते हैं, जैसे बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर। क्या यह सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब है, या यह दुनिया के अगले लीडर्स को सिलेक्ट करने और इंस्ट्रक्ट करने की जगह है? यह लोग पब्लिक में एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन, पर इन बंद कमरों में वह सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। टीम इल्यूमिनाटी, जिनका मकसद एक ग्लोबल एजेंडा को आगे बढ़ाना है। एक ऐसा एजेंडा जो आपके और मेरे फायदे के लिए नहीं बनाया गया है। चैप्टर 11 द हेगेलियन डायलेक्टिक, समस्या प्रतिक्रिया समाधान। इल्यूमिनाटी के काम करने का एक बहुत ही चालाक तरीका है जिसे हेगेलियन डायलेक्टिक कहते हैं। यह एक 3 स्टेप प्रोसेस है। प्रॉब्लम, रिएक्शन, सॉल्यूशन, समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान। पर खौफनाक बात यह है कि समस्या भी वही बनाते हैं और समाधान भी वही देते हैं जो वह पहले से ही देना चाहते थे। पहला, एक समस्या पैदा करो, जैसे एक फाइनेंशियल क्राइसिस या एक टेररिस्ट अटैक। दूसरा, जनता की प्रतिक्रिया का इंतजार करो। लोग डरेंगे, गुस्से में आएंगे और सरकार से कुछ करने की मांग करेंगे। तीसरा, अब वह समाधान पेश करो जो तुम हमेशा से लागू करना चाहते थे, जैसे बैंकों को और ताकत देना या नागरिकों की आजादी को कम करने वाले नए कानून बनाना। एग्जाम्पल, 9 नवंबर के हमलों प्रॉब्लम को सोचिए। उसके बाद पूरी दुनिया में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। रिएक्शन, और फिर सुरक्षा के नाम पर पैट्रियट एक्ट जैसे कानून लाए गए, जिसने सरकार को अपने ही नागरिकों पर अभूतपूर्व निगरानी रखने की ताकत दे दी। सॉल्यूशन, जो आजादियां शांति के समय में कभी नहीं छीनी जा सकती थी, वो एक क्राइसिस के बहाने आसानी से छीन ली गई। ऑडो इब्चाओ इन एक्शन। यह तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि यह हमें महसूस कराता है कि समाधान हमारी अपनी मांग है। हम खुद अपनी जेल की सलाखें बनाने की मांग कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, पर हम असल में अपनी गुलामी का रास्ता साफ कर रहे होते हैं। चैप्टर 12 डिपॉपुलेशन एजेंडा। यह ओथर की किताब का शायद सबसे ज्यादा डरावना और कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। वो सवाल उठाते हैं कि क्या इल्यूमिनाटी का एक लॉन्ग टर्म एजेंडा धरती की आबादी को कम करना भी है। उनका मानना है कि इलिट यह सोचते हैं कि धरती पर बहुत ज्यादा यूजलेस ईटर्स, बेकार के खाने वाले हो गए हैं, और प्लेनेट के रिसोर्सेज को बचाने के लिए और आबादी को आसानी से कंट्रोल करने के लिए उनकी संख्या को कम करना जरूरी है। यह कैसे किया जा सकता है? मार्स कई तरीकों की तरफ इशारा करते हैं। युद्ध, महामारियां, मैनमेड पेंडेमिक्स, और यहाँ तक कि हमारे खाने और पानी में धीरे धीरे जहर मिलाना जैसे फ्लोराइड, GMO। यह सब तरीके लोगों को धीरे धीरे बीमार और कमजोर बनाते हैं। एग्जाम्पल, GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की डिबेट को देखिए। एक तरफ उन्हें दुनिया की भूख मिटाने के समाधान की तरह पेश किया जाता है,
पर दूसरी तरफ उनकी लंबी अवधि की स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोग्रेस है, या यह हमारे फूड सप्लाई पर कुछ चंद कॉरपोरेशंस का कंट्रोल स्थापित करने और हमारी हेल्थ को अनकॉन्शियसली नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है? यह एक बहुत ही जटिल और विवादास्पद विषय है जिस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। जॉर्जिया गाइडस्टोन जैसी रहस्यमयी स्मारकों पर लिखे हुए संदेश मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर इसी डर को और हवा देते हैं कि कहीं कोई खुफिया प्लान तो नहीं चल रहा जिसके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। चैप्टर 13 टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल। अगर 20वीं सदी में कंट्रोल का हथियार प्रोपेगेंडा था तो 21वीं सदी में वह हथियार टेक्नोलॉजी है और इल्यूमिनाती का सपना एक कैशलेस सोसाइटी है। एक ऐसी दुनिया जहां आपकी हर हरकत, हर खरीद, हर बातचीत रिकॉर्ड और मॉनिटर की जा सके। कैशलेस सोसाइटी सुनने में बहुत सुविधाजनक लगती है, पर इसका एक अंधेरा पहलू भी है। जब सारा पैसा डिजिटल हो जाएगा तो सरकार या बैंकों के पास एक किल स्विच आ जाएगा। अगर आप सिस्टम के खिलाफ जाते हैं तो वह एक बटन दबाकर आपको फाइनेंशियल सिस्टम से डिटेलेट कर सकते हैं। आपके सारे पैसे एक पल में गायब। एग्जाम्पल, चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम। यह इसी भविष्य की एक झलक है। अगर आप सरकार की बात मानते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप आलोचना करते हैं तो आपके पॉइंट कटते हैं और कम पॉइंट्स का मतलब है आप ट्रेन की टिकट नहीं खरीद सकते, आपको लोन नहीं मिलेगा, आप एक सेकंड क्लास नागरिक बन जाते हैं। यह टेक्नोलॉजी के जरिए आज्ञा पालन को एनफोर्स करने का तरीका है। 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फेशियल रिकॉग्निशन, यह सब टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़े इस यूरिलेंस ग्रिड का हिस्सा बन रही हैं। हम अपनी कॉन्वीनियंस के लिए अपनी प्राइवेसी को खुशी खुशी बेच रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे कि हम खुद ही अपनी डिजिटल जेल का निर्माण कर रहे हैं। चैप्टर 14 द स्पिरिचुअल वॉर। इल्यूमिनाटी की लड़ाई सिर्फ पैसे और ताकत की लड़ाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लड़ाई है। यह इंसान की आत्मा के लिए लड़ी जा रही जंग है। जिम मार्स का मानना है कि उनका मकसद हमें हमारी आध्यात्मिक जड़ों से पूरी तरह से काट देना है। वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हो, जहां कोई भगवान ना हो, कोई आत्मा ना हो, कोई आफ्टर लाइफ ना हो, सिर्फ मैटर और कंजम्पशन हो। क्यों? क्योंकि एक आध्यात्मिक इंसान जिसका अपने अंदर की ताकत से कनेक्शन है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पर एक खाली बेमतलब इंसान एक परफेक्ट गुलाम होता है। एग्जाम्पल, मॉडर्न आर्ट और म्यूजिक में अगलीनेस, कुरूपता और मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता का सेलिब्रेशन, पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों का टूटना, धर्म को अनसाइंटिफिक और आउटडेटेड कहकर खारिज कर देना। मर्स के अनुसार यह सब रैंडम कल्चरल शिफ्ट्स नहीं है, यह एक कॉन्शियस अटैक है उन सब चीजों पर जो इंसान को एक गहरा मतलब और जुड़ाव देती हैं। वो चाहते हैं कि हम यह भूल जाएं कि हम कौन हैं। वो चाहते हैं कि हम यकीन कर लें कि हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट हैं, एक कॉस्मिक सूप में तैरते हुए। क्योंकि जब आपके जीने का कोई बड़ा मकसद नहीं होता तो आप छोटे छोटे प्लेजर्स, डोपामाइन हिट्स के आसानी से गुलाम बन जाते हैं। चैप्टर 15 प्रतिरोध, जागने का समय। तो इस खौफनाक तस्वीर को देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं? क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? ओथर कहते हैं नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत हमारा अज्ञान है और हमारा सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। जिस पल आप इस गेम को पहचान लेते हैं, उसी पल आप उस गेम से आधे बाहर आ जाते हैं। अब आप अनकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली देख रहे हैं। अब आप एक भेड़ नहीं, एक जागे हुए इंसान हैं। पहला कदम है डिस्कनेक्ट। उनके प्रोपेगेंडा मशीन से खुद को अनप्लग करो। मेनस्ट्रीम मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद करो। अपने दिमाग को उनकी बनाई हुई हकीकत से डिटॉक्स करो। दूसरा कदम है एजुकेट योरसेल्फ।
खुद रिसर्च करो, अल्टरनेटिव हिस्ट्री पढ़ो, सवाल पूछो, अपने खुद के क्रिटिकल थिंकिंग के मसल को ट्रेन करो। किसी की भी बात को, यहां तक कि इस किताब की बात को भी आंख बंद करके मत मानो। खुद सच की तलाश करो। एग्जाम्पल, जब आपको पता चलता है कि जंक फूड आपकी सेहत के लिए खराब है, जागरूकता, तो आप क्या करते हैं? आप उसे खाना कम कर देते हैं। एक्शन, आप हेल्थी फूड के बारे में सीखते हैं, एजुकेशन। यही तरीका मेंटल जंक फूड के लिए भी अपनाना है। आपको पहचानना होगा कि आप अपने दिमाग में क्या कचरा डाल रहे हैं। चैप्टर 16, द पावर ऑफ वन। इल्यूमिनाटी का प्लान इतना बड़ा और ताकतवर लगता है कि हम एक अकेले इंसान के तौर पर बहुत छोटे और शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? यह सोच उनकी सबसे बड़ी जीत है। पर इतिहास गवाह है कि हर बड़ा बदलाव हमेशा एक अकेले इंसान के हिम्मत भरे फैसले से ही शुरू हुआ है। रोजा पार्क्स, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह सब अकेले थे। पर उनके सच में इतनी ताकत थी कि लाखों लोग उनके पीछे खड़े हो गए। एग्जाम्पल, जब आप सच बोलने का फैसला करते हैं, जब आप उनकी कहानी पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदल रहे, आप अपने आसपास के एनर्जी फील्ड को बदल रहे हैं। आपकी हिम्मत शायद किसी और एक इंसान को हिम्मत देगी, और फिर 2 लोग 4 को हिम्मत देंगे। यह एक पॉजिटिव वायरस की तरह फैलता है। सिस्टम हमसे डरता है। वो एक जागे हुए सवाल पूछने वाले इंसान से डरता है, क्योंकि एक जागता हुआ इंसान एक भेड़ नहीं, एक शेर है, और शेरों को कंट्रोल करना नामुमकिन है। चैप्टर 17, इनर इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनाटी का मतलब है द इनलाइटेंड वंस, प्रबुद्ध जन। वो रोशनी या ज्ञान पर अपना मोनोपोली, एकाधिकार चाहते हैं। इस लड़ाई को जीतने का तरीका उनकी रोशनी को छीनना नहीं है। इसका तरीका है अपनी अंदर की रोशनी को जलाना। इनर इल्यूमिनेशन, इसका मतलब है अपने दिमाग, अपने शरीर और अपनी आत्मा को समझना और उसे मास्टर करना। मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ। यह सिर्फ फील गुड एक्टिविटीज नहीं है, यह रेजिस्टेंस के एक्ट्स हैं। एग्जाम्पल, जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने दिमाग को मीडिया के डाले हुए शोर से साफ कर रहे हैं। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आप फूड इंडस्ट्री के कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, हर पर्सनल विक्ट्री एक राजनीतिक विजय भी है। वह चाहते हैं कि आप बाहर देखें, उद्धार के लिए, जवाबों के लिए। इनर इल्यूमिनेशन कहता है अंदर देखो, सारी ताकत, सारा ज्ञान, सारा सच तुम्हारे अंदर ही है। इस टूटे हुए करप्ट सिस्टम से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका शायद उससे लड़ना है ही नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे इर्रेलेवेंट बना देना। उसके समानांतर एक नया बेहतर सिस्टम बनाकर लोकल कम्युनिटीज बनाइए, लोकल फार्मर्स से खरीदिए। यह छोटे छोटे कदम उनकी कंट्रोल की नींव को अंदर से कमजोर करते हैं। आपको दुनिया को बचाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया को बेहतर बनाना है। अगर हम सब अपनी बनी छोटी दुनिया को प्यार, ईमानदारी और कम्युनिटी के सिद्धांतों पर बनाना शुरू कर दें, तो उनका बड़ा झूठा सिस्टम अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यह किताब आपको बहुत सारे सबूत, कड़ियां और सिद्धांत देती है, पर आखिर में यह आप पर है कि आप इस पर यकीन करते हैं या नहीं। और यही शायद सबसे बड़ा टेस्ट है। क्या आप एक आरामदायक झूठ में जीना पसंद करते हैं, या एक असहज करने वाले सच का सामना करना? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं। यह सब बकवास है, यह सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यह सोचना ज्यादा आसान है, यह आपको एक्शन लेने की जिम्मेदारी से बचाता है। अब चुनाव आपका है। इल्यूमिनाटी ने ताकत के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया।
यह किताब आखिर में आपसे पूछती है, आप किस चीज के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर रहे हैं। जब आप एक ऐसी जॉब करते हैं जिससे आप नफरत करते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, तो क्या आप सौदा नहीं कर रहे? जब आप झूठ बोलते हैं सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, तो क्या आप सौदा नहीं कर रहे? जब आप अपने सपनों को मार देते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल होने के लिए, तो क्या आप सौदा नहीं कर रहे? हम सब हर रोज छोटे छोटे सौदे करते हैं। हम अपनी आत्मा के छोटे छोटे टुकड़े कंफर्ट, सिक्योरिटी और अप्रूवल के बदले में बेचते रहते हैं। ओथर का आखिरी संदेश इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। यह आपको जगाने के लिए है। अगर दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।